हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कस्टम आईएएस। कस्टम आईएएस में आपका स्वागत है। तो हमारी ये जो पॉलिटी की पीटी 365 विजन आईएएस की सीरीज है, उसका ये आज 6 लेक्चर है। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो इलेक्शन से रिलेटेड टॉपिक हैं, सच एस इलेक्शन लॉस अमेंडमेंट बिल, एंटी डिफेक्शन लॉ एंड इलेक्टोरल बॉन्ड। उसके अलावा अदर इम्पोर्टेंट न्यूज जो हैं उसमें हमारा ईवीएम मशीन, ठीक है, और इसके अलावा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये सब चीजें जो है ऐसे टॉपिक्स इसके अंदर दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं कि विजन आईएएस के पीटी 365 डॉक्यूमेंट में हमें कौन से टॉपिक्स दिए हैं और उन्होंने क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले के भी अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप वो भी लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा डॉक्यूमेंट मैंने कवर किया है। ज़्यादा लेंथी ना हो जाए इसलिए हम इसको पार्ट वाइज कर रहे हैं। ओके, चलिए। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्शन लॉस अमेंडमेंट बिल। ठीक है, अभी ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है इलेक्शन लॉस अमेंडमेंट बिल 2021 वॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट ने इस लॉ को पास कर दिया है। और उसमें क्या किया है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इसको हम शॉर्ट में आरपीए भी कहेंगे, ठीक है, 1951, इन दोनों को टू इम्प्लीमेंट सर्टेन इलेक्टोरल रिफॉर्म, इन दोनों को इन्होंने अमेंड किया है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंट दिया है कि आरपीए 1950 और आरपीए 1951 में क्या डिफरेंट है। तो आपको याद रखना है कि जो आरपीए एक्ट 1950 है उसके अंदर मोस्टली क्या, तो बहुत कम टॉपिक है। और कौन से टॉपिक हैं, such as allocation of seats and delimitation of constituencies for election, ठीक है, टू हाउस ऑफ पीपल एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। उसके बाद देखिए क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर। ठीक है, जो वोटर है उसका क्वालिफिकेशन के अलग अलग जो इलेक्शन से रिलेटेड जो क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल दी है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल। ठीक है, तो अलोकेशन ऑफ सीट्स, क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स एंड इलेक्टोरल रोल से मतलब जो प्री इलेक्शन से रिलेटेड प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन जो होती है उसके सारे प्रोविजंस कहाँ पे हैं, आरपीए एक्ट 1950 में। और जो इलेक्शन को कंडक्ट करवाते, देखिए कंडक्ट ऑफ इलेक्शन वो कहाँ पे है, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंदर। उसके बाद देखिए यहाँ पे हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। ठीक है, तो इसका जो इलेक्शन कंडक्ट करवाने के जो प्रोविजन है वो 1951 में है। उसके बाद देखिए क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस हाउसेस सच एज एमपी, एमएलए। ठीक है, उनका जो क्वालिफिकेशन है वो 1951 में है। और वोटर का जो क्वालिफिकेशन है वो 1950 में है। ठीक है, उसके बाद जो करप्ट प्रैक्टिसेस है, अदर ऑफेंसेस है, वो भी सब 1951 में कवर हो जाता है। तो यही एक ट्रिक रहेगी कि जो प्रिपरेशन वाले जो कंसर्न है, जो इलेक्शन से पहले तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है, तैयारी जो करनी पड़ती है उसके रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो आरपी एक्ट 1950 के अंदर है। और बाकी के जो इलेक्शन कंडक्ट करने से रिलेटेड जो है वो 1951 में है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए चेंज क्या क्या किए गए हैं। तो देखिए लिंकिंग इलेक्टोरल रोल डेटा विथ आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड से लिंक करना है। तो पहले क्या होता था, इन 1950 एक्ट प्रोवाइड दैट पर्सन में अप्लाई टू द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर फॉर इंक्लूजन ऑफ देयर नेम इन द इलेक्टोरल रोल। ठीक है, फिर उसके बाद आफ्टर वेरिफिकेशन अगर ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाएगा तो उसका जो नाम है उसको इंक्लूड करने के लिए डायरेक्शन दे देगा। बट अब क्या है कि हमें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आधार कार्ड देना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारा ऑलरेडी से रजिस्ट्रेशन हो गया और लिस्ट में नाम है तो हमें ऑथेंटिकेशन के लिए आधार कार्ड देना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास आधार कार्ड नहीं है तो इंक्लूजन डिनाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोई भी रीजन से अगर हम अनेबल है और नहीं दे पा रहे आधार कार्ड, ठीक है, तो उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वो अदर डॉक्यूमेंट के ऊपर से आपको लिस्ट में इंक्लूड कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए अभी जो हमारे पास प्रोविजन है क्वालिफाइंग डेट फॉर एनरोलमेंट, उसके अंदर क्या होता है, सॉरी, अभी जो हमारे पास जो प्रोविजन है क्वालिफाइंग डेट के लिए, तो अभी सिर्फ एक ही दिन होता है
कि January 1 के बाद हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी पर्सन January 1 के दिन 18 ईयर का है वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। रोल कब प्रिपेयर होगा, रिवाइज इन नेक्स्ट ईयर। तो सपोज अगर मैं फरवरी में 18 ईयर का हुआ तो मुझे अगले साल जनवरी में ही इलेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी के लिए जो मतलब मेरा इलेक्टोरल रोल इसमें नाम आएगा। अब इसको क्या कर दिया गया है कि 4 बार हम क्वालिफाइंग डेट कैलेंडर में कर देंगे, ताकि मतलब अगर मैं फरवरी में 18 ईयर का हुआ हूँ तो मैं अप्रैल में अप्लाई कर सकता हूँ, सपोज मैं जून में हुआ हूँ तो मैं जुलाई में कर सकता हूँ। तो ये एक अच्छी चीज है, इससे जो मतलब वोटर बेस है वो काफी इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जनरल न्यूट्रल प्रोविजन को इंक्लूड किया गया है। तो 1950 एक्ट जो इसके अंदर परमिट सर्टेन पर्सन विद ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी टू रजिस्टर इन इलेक्टोरल रोल्स, सच पर्सन इंक्लूड दोस holding service qualifications such as armed forces, central government employees और outside India, posted outside India। ठीक है, तो जो आर्म फोर्सेस है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो आउटसाइड इंडिया में अगर पोस्टेड है, तो क्या होता है उन लोगों की जो वाइफ हैं उनको उनके ऑन बिहाफ पे वोट करने का जो अधिकार दिया गया है, तो वो बाय इन पर्सन भी जा सकते हैं और बाय पोर्टल भी जा सकते हैं। पर अभी के लिए जो एक्ट है उसके अंदर जो वर्ड यूज हुआ है वो वाइफ यूज हुआ है। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई लेडीज अगर आउटसाइड इंडिया जॉब करती है तो उनके हस्बैंड उनके बिहाफ पे वोट नहीं डाल पा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे भाई ये तो बहुत गलत है, दोनों को समान अधिकार होना चाहिए। इसीलिए जो टर्म है वाइफ उसको यहाँ पे स्पाउस से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो क्या होगा, उनके हस्बैंड भी जो होंगे वो उनके बिहाफ पे वोट डाल सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद जो अगला है वो है रिक्वेश्चनिंग ऑफ प्रीमाइसेस फॉर इलेक्शन पर्पस। तो जो भी मतलब जैसे कोई स्कूल्स होती है और जो आंगनबाड़ी होती है वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो अभी किस लिए यूज होते हैं, पोलिंग स्टेशन के तौर पे यूज होते हैं, स्टोरिंग बैलेट बॉक्सेस के लिए भी यूज होते हैं। अब क्या किया जाएगा, उसका जो यूजिंग पर्पस है उसको एक्सपांड किया जाएगा और वहाँ पे काउंटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। वोटिंग मशीन को भी वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, पोल से रिलेटेड मटेरियल भी होगा। फिर जो सिक्योरिटी फोर्स है उनको अकोमोडेशन भी हम वहाँ पे दे सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में, हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसके जो बेसिक्स है कुछ वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले जो है आर्टिकल नंबर 224 से लेके 229 तक पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इलेक्शन, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे इलेक्शन जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पे होता है। हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड लॉस देन 18 नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज कैन रजिस्टर एज अ वोटर, ठीक है। तो आप अगर 18 साल के हैं तो आप रजिस्टर करवा सकते हैं। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन है जो ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और एनी ऑफ देम वो अलाउड नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो रिजर्वेशन है वो एससी के लिए 84 सीट्स रिजर्व है और एसटी के लिए 47 सीट रिजर्व है इन लोकसभा, ठीक है। एंड असेंबलीज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज उसका मतलब रिजर्वेशन अलग है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ऐसा कोई अलग से कोटा नहीं है, ठीक है, जिनके लिए सीट रिजर्वेशन हो, और उनके लिए सीट रिजर्वेशन नहीं है। यहाँ पे कोई अपर लिमिट या लोअर लिमिट भी हमको देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। उसके बाद देखिए डिलिमिटेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिलिमिटेटेड विद द हेल्प ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। तो ठीक है, इलेक्शन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो क्या होता है, एरियाज और बाउंड्रीज है उनको हर इलेक्शन के टाइम पे और नीड के हिसाब से उसको एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो एरिया है बट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल नॉट बी चेंज अप टू ईयर 2026। जो नंबर है उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। फिर देखिए हमारे यहाँ पे जो लोकसभा का इलेक्शन होता है उसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को यूज किया जाता है। इट मीन्स आपको मेजोरिटी वोट की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ हाईएस्ट वोट की जरूरत है, मतलब दूसरों से आपको ज्यादा वोट चाहिए। मेजोरिटी वोट में क्या होता है, आपको 50% प्लस वोट चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए जो हमारा राज्यसभा का इलेक्शन होता है उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। उसमें मतलब हर किसी की प्रोपोर्शन के हिसाब से और पॉपुलेशन के बेस पे उसको वोट दिया जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको आप नोट कर लीजिए, क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज आर एन इनडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। अब ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो इलेक्शन कौन लड़ेगा, हम रिप्रेजेंटेटिव कैसे चूज करेंगे, ठीक है, या ऑपोजिशन कैसे बनेगा, ठीक है। तो इलेक्टोरल जो प्रोसेस है उसको सक्सेस होने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी नीड बहुत ही ज्यादा है।
एक और यहाँ पे रिलेटेड न्यूज दी है जो इलेक्शन से रिलेटेड है। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन एनहांस एक्सिस्टिंग इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर द कैंडिडेट ऑफ पार्लियामेंट एंड असेंबलीज। ठीक है, तो इसमें क्या किया है, लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसकी जो एक्सपेंडिचर है वो 70 लाख से इंक्रीज करके 95 लाख कर दिया है, और जो स्मॉल स्टेट्स है वहाँ पे 54 से 75 लाख कर दिया है, और जो स्टेट असेंबलीज है वहाँ पे भी इंक्रीज देखने को मिला है, 28 लाख से इसको 40 लाख कर दिया गया है, और जो स्मॉल स्टेट्स है वहाँ पे 20 से 28 लैक्स कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज और है, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पोस्टपोन पंजाब असेंबली पोल। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये आता है, हमको लगता है भाई इलेक्शन डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है, और कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया है या किस तरीके का प्रोविजन है या नहीं है, तो ये सारी चीजों के ऊपर भी हमको एग्जाम में एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, रिसेंटली दिल्ली में भी एमसीडी के इलेक्शन भी डाल दिए गए हैं। तो सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन को एक्सटेंड कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है अंडर सेक्शन 153 ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1951। ठीक है, तो आपको याद रखना है आरपी एक्ट 1951 के सेक्शन नंबर 153 से हमको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर मिलता है, इट कैन एक्सटेंड द टाइम ऑफ फॉर कंप्यूटिंग एन इलेक्शन। ठीक है, वो उसको एक्सटेंड कर सकता है डेफिनेटली, बट देखिए यहाँ पे हाउ एवर सच एक्सटेंशन शुड नॉट गो बियॉन्ड द नॉर्मल डिसोल्यूशन टर्म ऑफ द लोकसभा और स्टेट असेंबली। ठीक है, अब उसका जो डिसोल्यूशन का टाइम है उससे ज्यादा एक्सटेंड उसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको कौन एक्सटेंड कर सकता है, टर्म ऑफ द हाउस ओनली एक्सटेंडेड इन इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, और इमरजेंसी किस ग्राउंड पे डिक्लेयर की जा सकती है, ओनली ऑन द बेस ऑफ टू ग्राउंड। यहाँ पे सिर्फ दो ग्राउंड है जिसके ऊपर से इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है, पहला है वॉर और दूसरा है ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड। अब जो अगला टॉपिक है वो है एंटी डिफेक्शन रूल एंटी डिफेक्शन लॉ। तो देखिए ये इसको मैं बहुत ही आईएमपी कंसीडर करूंगा, क्योंकि ये आजकल बहुत ही न्यूज में रहता है और पिछले 2 साल से लगभग ये न्यूज में है। तो एंटी डिफेक्शन हम किसको कहते हैं, न्यूज में अभी क्यों है, देखिए कलकत्ता हाई कोर्ट हैज गिवन वेस्ट बंगाल असेंबली स्पीकर डेडलाइन टू पास एन ऑर्डर इन द डिफेक्शन केस। तो ठीक है, यहाँ से हमको एक चीज क्या सीखने को मिलती है, दैट हाई कोर्ट कैन डायरेक्ट स्पीकर टू टेक एक्शन। ठीक है, तो वो उनको डायरेक्ट कर सकते हैं, बट उसके ऊपर एक्शन लेना नहीं लेना वो स्पीकर की मर्जी के ऊपर ही होता है। ठीक है, अब व्हाट इज डिफेक्शन, तो डिफेक्शन क्या होता है ये आप सभी को पता ही होगा जो भी जनरली तैयारी कर रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं, बिकॉज डिफेक्शन में बी डिफाइंड एज द प्रैक्टिस ऑफ फ्लोर क्रॉसिंग बाय मेंबर ऑफ वन पॉलिटिकल आउटफिट टू अनदर। इसको हॉर्स ट्रेडिंग भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एमपी ऑफ Party A joins Party B, they are said to have defected and thus will face the prevalent anti-defection proceeding। ठीक है, अब एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। तो सबसे पहले 10th शेड्यूल एडेड बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कंटेंट फॉलोइंग प्रोविजन। ठीक है, तो जो ग्राउंड क्या है, ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन जो है वो 10th शेड्यूल में कौन से हैं, तो सबसे पहला जो है वो है voluntary give up of his membership of such political party. Suppose member A is from Congress party, ठीक है, and he gives voluntary his membership of that party, then he can be come under the anti-defection law and qualify for the defection। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्या है, he vote or abstain from voting in such house contrary to any direction or issued by his political party। ठीक है, अब उसका जो पॉलिटिकल पार्टी ने उसको जो इंस्ट्रक्शन दिया है और जो मतलब उनको कुछ डिसीजन या वोट करने के लिए कहा गया है, अगर वो उसके अगेंस्ट में वोट करते हैं, ठीक है, और दैट टू विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन ऑफ सच पार्टी एंड सच एक्ट हैज नॉट बीन कंडेम्ड बाय द पार्टी विद इन 15 डेज। ठीक है, मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है, उसने अपने पार्टी के अगेंस्ट में वोट दे दिया, लेकिन अगर उनकी पार्टी जो है उनके एक्ट को कंडेम कर देती है विद इन 15 डे, तो उनके अगेंस्ट मतलब डिफेक्शन का केस नहीं चलाया जाएगा। बट अगर पार्टी 15 दिन में उनको कंडेम नहीं करती है तो फिर उनके अंदर ऊपर भी डिफेक्शन का केस चलाया जा सकता है। फिर कोई भी अगर इंडिपेंडेंट मेंबर है और वो कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है, एनी पॉलिटिकल पार्टी, तो उसके ऊपर डिफेक्शन का केस किया जा सकता है।
फिर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है और उसमें इफ ही जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम डेट टू ऑन विच ही टेक्स हिज सीट। ठीक है, अगर सपोज किसी को कोई अच्छा सिंगर है XYZ, उसको नॉमिनेट कर दिया राज्यसभा में और वो 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी पार्टी के साथ जुड़ सकता है, लेकिन एक बार अगर 6 महीने हो गए उसके बाद वो किसी भी पार्टी से जुड़ेगा तो उसके ऊपर भी डिफेक्शन का केस लगा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी दिए हैं। तो एक्सेप्शन कौन से हैं कि मर्जर के लिए एक्सेप्शन दिया है कि अगर 2/3 मेंबर्स जो है वो दूसरी किसी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं तो उनको डिफेक्शन का केस हम नहीं चला सकते हैं। या तो फिर कोई मेंबर है उसको एज स्पीकर इलेक्टेड हो गया या चेयरपर्सन इलेक्टेड हो गया तो वो पार्टी रिजाइन कर देगा, तब तक पोस्ट पे रहेगा, बाद में रिज्वाइन कर सकता है। ठीक है, फिर स्प्लिट ऑफ 1/3 मेंबर्स जो है उसको पहले अलाउड था लेकिन बाद में डिलीटेड बाय द 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। अब देखिए यहाँ पे डिसाइडिंग अथॉरिटी जो है, रूल मेकिंग पावर जो है, वो सारा सभी जो पावर है वो स्पीकर और जो चेयरमैन होते हैं उनके पास ही होता है। ठीक है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हमारे स्पीकर हो गए। मेकिंग रूल मेकिंग पावर भी किसका है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर का है। ठीक है, टू मेक रूल्स टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ टेंथ शेड्यूल। उसके बाद देखिए कोर्ट क्या कहता है इन सब चीजों में, अलग अलग मैटर्स में रिलेटेड टू दिस मैटर। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ फेस वॉलंटरी गिव्स अप हिज मेंबरशिप। तो इसका जो है द फ्रेज हैज अ वाइडर कनोटेशन देन रेजिग्नेशन। सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरप्रेटेड दैट in the absence of formal resignation by a member, the giving up of membership can be inferred by his conduct। ठीक है, तो उसका जो कंडक्ट है, उसका जो मतलब पार्लियामेंट के बाद जो बिहेवियर है उसके ऊपर से भी उसको हम डिफेक्शन मान सकते हैं। कि सपोज अगर मेंबर हुआ पब्लिकली, ये आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, क्योंकि देखिए मेंबर्स हुए पब्लिकली एक्सप्रेस ओपिनियन ऑपोजिशन ऑफ टू द पार्टी और सपोर्ट फॉर अदर अनदर पार्टी शुड डीम्ड टू हैव रिजाइन। ठीक है, सपोज एक्स पर्सन इज बिलोंग टू कांग्रेस पार्टी and he give the publicly opinion दैट इज इन फेवर ऑफ द बीजेपी पार्टी। ठीक है, तो वो क्या होगा, उसको ऐसा माना जाएगा कि उसने जो कांग्रेस पार्टी है वहां से रिसाइन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद डिसीजन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। इनिशियली क्या था, उसको जो जुडिशियल रिव्यू है उससे बाहर रखा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको शट डाउन कर दिया इन कीहोतो होलोहन केसेस में। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते, जो कीहोतो होलोहन केस है इज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए हाउएवर इट हेल्ड दैट देयर मे नॉट बी एनी जुडिशियल इंटरवेंशन अंटिल द प्रिसाइडिंग ऑफिसर गिव्स हिज ऑर्डर। ठीक है, तो जब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो अपना डिसीजन सुना नहीं देता है तब तक कोई भी तरीके का इंटरफियरेंस नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद लेकिन दिक्कत क्या है, टाइम लिमिट विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड। देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम पीरियड फॉर विच प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड ऑन द क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो इसको जो मतलब अननेसेसरी डिले का जो इश्यू है उससे रिलेटेड जो हाई कोर्ट है वो डायरेक्शन दे सकता है स्पीकर को टू रूल ऑन डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन इफ दे डू नॉट डू विद इन अ रीजनेबल टाइम फ्रेम। ठीक है, लास्ट लाइन से हमारी फर्स्ट लाइन कनेक्ट होती है। इसीलिए जो कोलकाता हाई कोर्ट है उन्होंने वेस्ट बंगाल असेंबली के जो स्पीकर हैं उनको डेडलाइन दिया है टू पास ऑर्डर इन द डिफेक्शन केसेस। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हमारे हो गए अच्छे से कंप्लीट। आई होप आप लोगों को इससे कुछ हेल्प हो रही होगी और आप लोगों को समझने में आसानी हो रही होगी। आप अपना जो भी ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। देखिए उसके बाद जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये काफी न्यूज में रहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर कुछ हमको दिया है कि अकॉर्डिंग टू इंडिया रिपोर्ट 4 नेशनल पार्टीज आउट ऑफ 8 नेमली बीजेपी, आईएनएस, एआईटीसी और एनसीपी कलेक्टेड 62% ऑफ देयर टोटल इनकम फ्रॉम डोनेशन थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड इन 2019-20। ठीक है, तो 19-20 में जो 8 पार्टी है नेशनल, उसमें से 4 को जो है वो मेजोरिटी ऑफ शेयर मिला है। ठीक है, अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड ये शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन नीचे दी है वो इम्पोर्टेंट है कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। इट इज अ इंटरेस्ट फ्री फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग एनोनिमस डोनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंट नहीं है, इट इज एनोनिमस डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज रिसेंबल अ प्रोमिसरी
नोट, ठीक है, जो प्रॉमिसरी नोट होते हैं उसके तरह ही एक नोट है। अब इससे क्या है, जो व्यक्ति की पहचान जो है वो पता नहीं चलती है कि भाई किसने डोनेशन दिया और किस पार्टी को दिया, ठीक है। खाली बाद में हमको ये पता चलेगा किस पार्टी को कितना मिला। उसके बाद जो देखिए, हु मे परचेज दिस बॉन्ड, तो कौन खरीद सकता है, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक है वो खरीद सकता है, और अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। सपोज देखिए, जो गूगल है वो गूगल यूएसए नहीं खरीद सकता है, बट जो गूगल इंडिया है, ठीक है, गूगल इंडिया है जो इंडिया में रजिस्टर है और इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, वो उसका बॉन्ड जरूर खरीद सकते हैं, ठीक है। फिर उसका डिनोमिनेशन क्या होता है, 1000, 10,000, 1 लाख, 1 मिलियन, 10 मिलियन कैन बी परचेज फ्रॉम सिलेक्टेड ब्रांचेस, और इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है, 100 मिलियन भी आप कर सकते हैं। अब ये बॉन्ड कब खरीदे जा सकते हैं, तो अवेलेबल फॉर द परचेज फॉर 10 days ईच इन जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, ठीक है, इन 4 महीनों में 10 दिन के लिए होते हैं। व्हाट इज द लाइफ स्पान, रिडीमेबल इन द डेजिग्नेटेड अकाउंट ऑफ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी विद इन 15 days सिंस इंश्योरेंस, ठीक है, जब भी उसको इश्यू किया जाता है उसके 15 दिन के अंदर जो रजिस्टर्ड पार्टी है उसको उसे रिडीम कर लेना है। अदरवाइज क्या होता है, अगर वो रिडीम नहीं करते हैं विद इन 15 days, तो उनको प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाता है, ठीक है। अब ये कौन सी पार्टीज आर एलिजिबल है, तो पॉलिटिकल पार्टीज हु हैव एटलीस्ट 1% वोट इन लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शन एंड आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, सिर्फ वही एलिजिबल है। तो उससे एक चीज पता चलती है कि जो रजिस्टर्ड पार्टी है, ठीक है, सिर्फ वही एलिजिबल है, जो अनरजिस्टर्ड है वो नहीं, और जिसको लेस देन 1% वोट मिलते हैं वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। कब अनाउंस हुआ था, तो 2017-18 में इसको अनाउंस किया गया था, ठीक है। तो ये 3 मेजर इश्यूज थे। उसके बाद देखिए छोटे छोटे इश्यूज भी दिए हैं कुछ हमको यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में दिया है, तो सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शंस रिपोर्ट ऑन ईवीएम एंड वीवीपैट वाज रिलीज रिसेंटली, ठीक है। तो ईवीएम के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी है। ईवीएम मशीन क्या होता है, इट इज माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। उसमें इलेक्शन को मॉडर्नाइज करने के लिए यूज किया गया है। इसके अंदर 2 यूनिट होते हैं, पहला है कंट्रोलिंग यूनिट, दूसरा है बैलेटिंग यूनिट, ठीक है। इसको चलाने के लिए किसी भी तरह की बिजली की जरूरत नहीं है, नो इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, इट रन ऑन द ऑर्डिनरी बैटरी। जैसे हमारे जो जो वॉच होती है या जो भी मतलब टॉयस होते हैं उसमें जिस तरीके की वो बैटरी होती है उसके ऊपर ये चलती है। सबसे पहला इसका यूज कहाँ पे हुआ था, करूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इन केरला 1982, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको कैसे इंक्लूड किया गया है आरपीए एक्ट 1951 में, टू ऐड न्यू सेक्शन 61A, ठीक है, टू एम्पावर इलेक्शन कमीशन टू यूज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। इसमें मैक्सिमम वोट कितना पड़ेगा, मैक्सिमम 2000 वोट पड़ सकता है। कितने मेंबर्स इंक्लूड हो सकते हैं, इट कैन कैटर मैक्सिमम ऑफ 64 मेंबर्स इंक्लूडिंग नोटा, ठीक है, एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग नोटा। और जो एक बैलेट यूनिट है उसके अंदर 16 कैंडिडेट का नाम आ सकता है। इट मीन्स हमें कितने बैलेट यूनिट यूज करने पड़ेंगे, 4, ठीक है। और जो मतलब लिस्ट के अंदर नाम कैसा होता है, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिस्ट किया जाता है। इसके अंदर भी जो नेशनल पार्टीज होती है, जो नेशनल पार्टीज होती है उनको उनके जो मेंबर्स होते हैं उनके नाम पहले आते हैं, और उसके बाद जो अदर स्टेट रजिस्टर पार्टी होती है उनके नाम आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए वीवीपैट क्या है, वीवीपैट भी एक इंडिपेंडेंट मशीन है जो ईवीएम के साथ अटैच होती है, और हमारा जो वोट है वो हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि सही इंसान के पास गया कि नहीं गया। उसके ऊपर जो कैंडिडेट होता है उसका सीरियल नंबर, नेम और सिंबल छपा होता है। तो जब हम अपना वोट डालते हैं तो वो कांच के पीछे हमको 7 सेकंड के लिए दिखाई देता है कि हमारा वोट किस मेंबर को गया है और कौन से साइन पे गया है, ठीक है। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली सील ड्रॉप टेक्स्ट के अंदर गिर जाता है। देखिए इलेक्शन से रिलेटेड ही एक और इशू है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइन इश्यूज बाय इलेक्शन कमीशन टू रेगुलेट पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट प्रायर टू द इलेक्शन, ठीक है, प्रायर टू द इलेक्शन टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है। अब ये क्या है, इसका कहीं पे प्रोविजन नहीं है, कोई लॉ नहीं है, ठीक है। इट इज अ कंसेंसस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, सारी पॉलिटिकल पार्टी ने आपस में मिलकर ही ये सारे कोड बनाए हैं और उसके प्रिंसिपल बनाए हैं, ठीक है। और उसका जो मतलब एक मोरल स्पिरिट है उसको वो फॉलो करते हैं। अब देखिए जो आर्टिकल नंबर
324 है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन विच गिव्स द इलेक्शन कमीशन पावर टू सुपरवाइज इलेक्शन। ठीक है, आर्टिकल नंबर 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन सुपरवाइज करने का पावर देता है। तो उसके अंदर में ही इसको भी उसको ध्यान में रखते हुए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको अनाउंस किया जाता है। ठीक है, अनाउंस उसको कब किया जाता है, जब इलेक्शन का डेट अनाउंस हो जाता है तब से लेके जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तब तक एमसीसी जो है वो ऑपरेशन में रहता है। सबसे पहले इसका भी यूज कहाँ हुआ था, केरला इलेक्शन में हुआ था 1960 में, और इलेक्शन कमीशन इश्यूड कोड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1971 फिफ्थ लोकसभा इलेक्शन। ठीक है, सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पे ये है, ये आप नोट कर लीजिए, ये आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर सकते हैं कि भाई इसको कोर्ट के द्वारा एनफोर्स किया जा सकता है, तो दैट इज नॉट ट्रू। एमसीसी इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, बट certain provision of MCC may be enforced through invoking corresponding provision in the other statutes such as IPC, CRPC। तो इस तरीके का, और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसके अंदर में अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज या इलीगल एक्टिविटीज होती है जो फ्री और फेयर इलेक्शन को अटकाती है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। फिर देखिए स्टार कैंपेनर के बारे में कुछ दिया है। स्टार कैंपेनर स्टेटस, सुप्रीम कोर्ट स्टेट द इलेक्शन कमिश्नर्स ऑर्डर ऑफ रिवोकिंग The star campaigner status of a person is recently concluded in Madhya Pradesh State Assembly election। तो देखिए स्टार कैंपेनर क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने किसी मतलब जो फेमस कोई हीरो है गया, क्रिकेटर हो गया, और कोई जो बहुत ही पॉपुलर जो लीडर्स है, सतीश नरेंद्र मोदी है और जो राहुल गांधी वगैरह है, तो उन लोगों को स्टार कैंपेनर की कैटेगरी में डाला जाता है। उससे क्या होता है, उनको ज्यादा वोट मिलने की जो है वो एक्सपेक्टेशन रहती है। अब देखिए देर इज नो लॉ गवर्निंग हु कैन और कैन नॉट बी स्टार कैंपेनर। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जनरली क्या है, जो रिकॉग्नाइज पार्टी है उसके लिए 40 स्टार कैंपेनर है, और अनरिकॉग्नाइज बट रजिस्टर्ड जो पार्टी है उसके लिए 20 की लिमिट है। अभी जो रिवाइज गाइडलाइन है ड्यू टू कोविड-19 उसमें उसको रिड्यूस करके 40 से 30 कर दिया है, और जो 20 है उसको 15 कर दिया है। ठीक है, तो इसका जो लिस्ट है स्टार कैंपेनर का वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एंड इलेक्शन कमीशन को जो अनाउंसमेंट ऑफ डेट होता है उसके एक वीक पहले हमको दे देना होता है। ठीक है, अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो है डिलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, तो डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रीड्रॉ लोकसभा एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ, देखिए आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड नागालैंड, ये जो 5 राज्य हैं यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन को बनाया गया है ताकि वो वहाँ पे लोकसभा की और असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको रीड्रॉ कर दिया जाए। क्योंकि देखिए जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरगेट कर दिया गया है, और यहाँ पे जो दूसरी जगह है वहाँ पे अभी उसको अच्छे से एक्सरसाइज करना बाकी था, इसलिए किया है। तो डिलिमिटेशन क्या करता है, जो फिक्सिंग बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ कंट्री और स्टेट हैविंग लेजिस्लेटिव बॉडी। ठीक है, इट इज अ हाई पावर बॉडी, और उसको बाउंड्री कमीशन भी कहा जाता है। अंडर आर्टिकल 82 पार्लियामेंट इनेक्ट डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस एस्टैब्लिश डिलिमिटेशन कमीशन। अंडर आर्टिकल 170 स्टेट गेट्स डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो नेशनल लेवल पे अभी तक 4 बार बनाई गई है, विच इज 1952, 1963, 1973 और 2002। इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इट्स ऑर्डर हैव फोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, its order have force of law and cannot be challenged before any court। उसका जो डिसीजन है उसे किसी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक्सेट्रा, कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसकी जो कमिटी है वो 3 मेंबर होते हैं, और उसका जो मतलब जो चेयरमैन होते हैं वो सर्विंग और रिटायर्ड जज होते हैं। उसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हो सकते हैं या फिर उनके द्वारा नॉमिनेटेड कोई हो सकते हैं इलेक्शन कमिश्नर, जो दूसरे 2 मेंबर है उसमें से। उसके अलावा जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है कंसर्न स्टेट के, वो भी होते हैं। तो ये 3 मेंबर की होती है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का भी एक टॉपिक हमको दिया गया है। तो ये क्या है, प्रोजेक्ट एनविसेजेस कंस्ट्रक्टिंग न्यू ट्रायंगुलर पार्लियामेंट बिल्डिंग, कॉमन सेक्रेटरिएट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस अलॉन्ग विद द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो ठीक है, इसमें क्या होगा, कॉमन सेक्रेटरिएट होगा, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होगा, प्रोटेक्शन ग्रुप जो है एसपीजी उसकी भी बिल्डिंग होगी, और वाइस प्रेसिडेंट का भी घर होगा।
अब इसकी जरूरत क्या पड़ी है, क्योंकि भाई देखिए जब हमारा देश आजाद हुआ तब से लेके हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्वाड्रपल हो गई, मतलब 4 गुनी हो गई है। तो इतने लोगों के लिए अब हमको लोकसभा की सीटें भी बढ़ानी पड़ेगी, उसके बाद एमपी एमएलए बढ़ जाएंगे, तो उनके बैठने के लिए ज्यादा जगह चाहिए। अभी हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि दोनों जो हाउस है उनके सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर डिस्कशन कर सके। ठीक है। फिर ये वाला जो है इसको आप नोट कर लीजिए, ये मुझे लगता है कुछ नया न्यूज़ में है, और ऐसा जनरली हम लोगों ने बुक में पढ़ा भी नहीं है, ना लक्ष्मीकांत में दिया है। तो इस इशू को वो लोग डायरेक्टली उठा सकते हैं कि भाई व्हाट इज फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी, और उसका कोई एग्जांपल बताइए। तो ये क्यों न्यूज़ में है, रिसेंटली कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशन हैव proposed a floating constituency which could be reserved for contesting and voting only for Kashmiri Pandit migrants from Jammu on similar lines as in सिक्किम। ठीक है। तो सिक्किम के अंदर ये अभी मतलब ऐसा ऑलरेडी है। तो क्या है, ओनली फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इंडिया इज संघा मॉडल फॉर लामा संगाइस इन सिक्किम इज बैक इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 371 एफ 371 एफ। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसके लिए। तो ये क्या होता है, जो फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है इट इज विदाउट एनी जियोग्राफिकल बाउंड्री। ठीक है। देखिए आपको कितना एक्सट्रीम लगेगा, इसको भी आप नोट कर लीजिए। हम सोचेंगे भाई कोई जियोग्राफिकल बाउंड्री नहीं है, तो ये सेंटेंस तो कैसा लग रहा है हमको, लॉजिकली बिल्कुल ही रॉन्ग लग रहा है, पर ये एक फैक्ट है, ये आपको याद ही रखना है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी विदाउट एनी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज and one for only Buddhist monk registered within 51 monasteries within the state can contest and vote। ठीक है। तो सिर्फ बुद्धिस्ट ही उस पर कंटेस्ट कर सकते हैं और सिर्फ बुद्धिस्ट ही उसको वोट डाल सकते हैं। ठीक है। तो देखिए ये सब चीजें कितनी एक्सट्रीम है और कितनी हमारे जो रेगुलर सिस्टम है उससे अलग है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको आप एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए, कहीं पे बोर्ड पे ही लगा दीजिए, क्योंकि फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज वाला जो कंसेप्ट है इसके ऊपर से सवाल बन सकता है। ठीक है। फिर देखिए क्या है, वन नेशन वन लेजिस्लेटिव पोर्टल। तो while commemorating the centenarian year of ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस, जो ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस है उसको 100 ईयर हो गए हैं, पीएम अनाउंस स्लीव ऑफ मेजर्स दैट विल टेकन टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कुछ नए हमको जो मेजर्स है उनको डायरेक्ट किया है। क्या है उसमें, सबसे पहला वन नेशन वन लेजिस्लेटिव पोर्टल। ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल बूस्ट टू पार्लियामेंट्री सिस्टम विच वुड कनेक्ट ऑल द स्टेट असेंबलीज इन द कंट्री। ठीक है। मतलब एक जगह से ही देश की सारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज है, जो स्टेट असेंबलीज है, उनको कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, AIPOC इज अ अपेक्स बॉडी ऑफ अ लेजिस्लेचर इन इंडिया फाउंडेड इन 1921। ठीक है। ये 100 ईयर हो गए इसलिए ये न्यूज में है, और इसीलिए ही इसको यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है, जो 100 ईयर 50 ईयर 25 ईयर ऐसी जो घटनाएं होती है उनके ऊपर भी सवाल पूछ लेता है। उसने क्या किया है, हिस्टोरिक रिसोल्यूशन लाइक ह्यूमन राइट टू वोट इन 1925 वर पास्ट इन द कॉन्फ्रेंस। ठीक है। 1925 में वुमेन का राइट टू वोट पास कर दिया था इन लोगों ने। ठीक है। तो ये ऐसा पोर्टल करने से क्या होगा, जो लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग जो प्रोसेस है वो थोड़ी और इजी हो जाएगी। ठीक है। तो जो इलेक्शन रिलेटेड इश्यूज थे उसमें इतने ही टॉपिक है और इतना ही दिया है। उसके बाद देखिए जो अगला मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा उसके अंदर हम इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन और बिल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको मेरे लेक्चर से कुछ हेल्प मिल रही होगी। अगर आपको मेरे लेक्चर से थोड़ी भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके आपका जो भी इशू है आप वो भी बताइए, और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको फटाफट से शेयर कर दीजिए। ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।